तो कल हमने किया था मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि सबसे पहले आपने देखना था कि जो डिजीज पर्सन है, क्या डिजीज हर एक जनरेशन में मौजूद है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अगर तो हर एक जनरेशन में मौजूद है तो वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहां भी हर एक जनरेशन में डिजीज मौजूद है, डिजीज पर्सन मौजूद है। और आप जब इधर देखें डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है, तो इसमें भी हर एक जनरेशन में डिजीज मौजूद है, तो ये भी डोमिनेंट है। अब या तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या फिर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो दोनों में फर्क किस तरह करना है, दोनों में देखना है। अगर फादर टू सन ट्रांसमिशन है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर फादर टू सन इनहेरिटेंस नहीं है, बाप बेटे को ट्रांसमिट नहीं कर रहा, बाप ने बेटे से आग कर लिया कि तू मेरा बेटा ही नहीं है, मतलब ट्रांसमिशन करनी ही नहीं है, तो ये है एक्स लिंक्ड। तो मां का बच्चा है एक्स लिंक मदर से है ना, कि तेरी मोहब्बत मदर से ज्यादा है, तो मैंने तुम्हें डिजीज ट्रांसमिट नहीं करनी, तो मदर से मोहब्बत एक्स लिंक्ड है। तो एक्स लिंक में फादर जो है वो वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता सन को। अगर फादर से सन को ट्रांसमिशन है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर फादर से सन को ट्रांसमिशन नहीं है तो एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो पहला काम यह है कि आपने देखा सब में मौजूद है, ओके डोमिनेंट है। फिर देखा फादर से सन में है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फादर से सन में नहीं है तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। फिर हमने कहा था कि अगर कोई डिजीज हर जनरेशन में नहीं है, वो स्किप कर रही है जनरेशन, इस फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, तो ये स्किप जनरेशन स्किप हो रही है, तो फिर जो है ना ये रिसेसिव है। और यहां भी जनरेशन स्किप हो रही है तो ये भी रिसेसिव है, यानी पहली जनरेशन में नहीं है, दूसरी जनरेशन में है या तीसरी में भी है, लेकिन एक जनरेशन तो स्किप हुई है, तो ये रिसेसिव है। अब ये देखने का ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर मेल और फीमेल दोनों को डिजीज हो रही है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर सिर्फ मेल को डिजीज हो रही है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये मेल, अगर सिर्फ मेल को डिजीज हो रही है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। इतना तो आपको आता है, आप डिग्री देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी है। आंसर नहीं आ रहा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और पहले आपने देखना है, पहले देखा है ये फर्स्ट, ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है, 1 2 3। अगर और ये भी देख लें, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है इसकी, तो ये 3 जनरेशन हैं। अगर कोई डिजीज हर एक जनरेशन में मौजूद है, डिजीज पर्सन इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो तीनों जनरेशन में कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई, कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई, डिजीज हर एक जनरेशन में मौजूद है, डिजीज पर्सन हर एक जनरेशन में है, तो ये डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट है। अब ये देखना कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है, या ये दो हो सकती हैं, या तो वो जो डोमिनेंट है वो या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है या एक्स लिंक डोमिनेंट होती है। तो ये किस तरह आपने डिसाइड करना होता है, आपने ये देखना होता है कि जो फादर है, जो बाप है, जो मेल टू मेल ट्रांसमिशन है, मेल से मेल में ट्रांसमिट हो रही है, फादर जो है वो बेटे को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब यही है ना, बाप बेटे को दे रहा है डिजीज, हाँ दे रहा है, तो फिर डोमिनेंट है। बाप
बाप के इख्तियार में सब कुछ है, बाप दे रहा है बेटे को। अगर बाप नहीं दे रहा तो जब बाप डोमिनेंट नहीं है तो फिर रिसेसिव ही है वो। बाप के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो ट्रांसमिट कर सके सन को, तो मदर सब कुछ कर रही है। बाप तो डोमिनेंट है ही नहीं, तो जब बाप डोमिनेंट, सॉरी, जब बाप नहीं, ट्रांसमिशन बाप से नहीं हो रही सन को, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। फिर देख लें, अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं है तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। पहले देखा हर एक डिजीज मदर इज डोमिनेंट है। हाँ, एक्स लिंक मदर से हो रहा है, यानी कि मदर दे रही है, फादर ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मदर ट्रांसमिट कर रही है। फिर कौन दे रही है? मदर दे रही है ना बेटे को, तो यानी कि एक्स लिंक्ड है, ये एक्स लिंक्ड है, एक्स से वो जा रहा है मदर को, बच्चे को। फिर पहली बात आपने देखा हर एक में है तो ये डोमिनेंट है। दूसरी बात ये कि मेल से मेल में ट्रांसमिशन है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मेल से मेल में ट्रांसमिशन नहीं है तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद देखना है कि जो जनरेशन है, हर एक जनरेशन में डिजीज है, नहीं स्किप हो रही है एक जनरेशन, पहली जनरेशन में नहीं है, दूसरी तीसरी जनरेशन में नहीं है, लेकिन सेकंड में है, तो एक जनरेशन स्किप हो रही है। इधर देखें, इधर भी पहली में नहीं है, दूसरे में है, तीसरी जनरेशन में डिजीज पर्सन है, इसका मतलब है फर्स्ट जनरेशन स्किप हो गई है। तो एक जनरेशन में, तो जहां जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव है। अब आपको नहीं पता वो कौन सी रिसेसिव है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकती है। तो ये मालूम करने के लिए आपने फिर सेकंड ये देखना है कि मेल और फीमेल दोनों को डिजीज है। अगर दोनों को डिजीज है तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर सिर्फ और सिर्फ मेल को डिजीज है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर ऑटोसोमल है ना, वो ऑटोसोमल आल, वो ए से आल, वो मेल और फीमेल आल, उसके लिए सब एक्सेप्टेबल है। और जो एक्स लिंक्ड है ये ओनली मेल, जो फीमेल होती है वो मेल की पसंद करती है ना, तो ओनली मेल में होगी डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में सिर्फ मेल को डिजीज होगी, ऑटोसोमल में आल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों को डिजीज होगी। हाँ, ऑल अफेक्टेड, ए से ऑल ऑटोसोमल बोथ इक्वली अफेक्टेड, मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट होंगे। और जो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में सिर्फ मेल को वो प्रेफरेंस दी जाएगी कि भाई हाँ ओनली मेल, फीमेल एक्स, उसके पास एक्स होता है ना, वो मेल की तरफ जाएगी। तो पहली बात ये कि आपको पहले देखना ऑटो जनरेशन स्किप तो नहीं हो रही, जनरेशन स्किप नहीं हो रही, डोमिनेंट है। फिर देखना है कि मेल से मेल में ट्रांसमिशन है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मेल से मेल में ट्रांसमिशन नहीं है तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। फिर देखा जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव है। फिर देखा दोनों को डिजीज है, मेल भी इफेक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी इफेक्ट हो रही है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। और अगर ओनली मेल इफेक्ट हो रहा है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। बताएं। ऑटोसोमल में मदर से थोड़ी होना डोमिनेंट में, क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट बताऊं? देखें जी, हर एक जनरेशन में डिजीज है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है।
अगर मेल टू मेल इनहेरिटेंस है, मेल मेल को कर रहा है, फादर से बाप को जा रही है डिजीज, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर फादर से बाप को डिजीज नहीं हो रही तो वो ऑटोसोमल वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव है, और दोनों मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट हो रहे हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर ओनली मेल इफेक्ट हो रहा है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मैं फीमेल से नहीं हो रहा, क्या मतलब? देखें, जो मैंने बताया था ऑटोसोमल डोमिनेंट, मैंने कहा था मेल में ट्रांसमिशन है। पहले आपने देखा जनरेशन दोनों में डिजीज, हर एक जनरेशन में डिजीज है, तो आप ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ये दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट देख लिए। अब देखिएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करता हूं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखिए ये मेल है और इसने अपने बेटे को डिजीज ट्रांसमिट कर दी है, तो इसका और ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट है, ये मेल है, मेल को डिजीज है, इसके किसी बेटे को डिजीज नहीं हुई। ये बेटी है, बेटी को डिजीज हो रही है बस, ये बेटे को इसकी डिजीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, और फिर देखें जो मदर है वो डिजीज ट्रांसमिट कर रही है बस। मेल जो है वो अपने बेटे को डिजीज नहीं दे सकता, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव में देखें कि ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप होती है, ओके हो गई। अब मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट ऑल इक्वली इफेक्टेड हैं, और जो एक्स लिंक रिसेसिव है उसमें ओनली मेल इफेक्टेड है। तो ये देखिए ये मेल इफेक्ट है, ये मेल इफेक्ट है, कोई भी फीमेल इफेक्ट नहीं हो रही, कोई भी फीमेल को डिजीज नहीं है क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव है। ये मैंने बताया था कि जो आपकी डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस हैं, जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम हेप्लाइड सेट आपकी तरह उस आप मदर से आता है और हेप्लाइड सेट फादर से आता है, तो उसमें जो एक क्रोमोसोम है, जो 11 क्रोमोसोम है, उसकी दो कॉपी हैं, एक आपने मदर से लिया था और एक आपने फादर से लिया था, 11 क्रोमोसोम में फर्ज किया, तो जो उसपे जीन्स हैं वो भी एक जैसी हैं। यहां भी ए एलील है और यहां भी ए एलील है, ये जीन है। होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन है वो एक दूसरे की एलील है, इसकी एलील ये है और इसकी इस जीन की एलील ये है, कहें कि दोनों को जीन, लेकिन एक इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो दूसरी कॉपी है इस जीन की, दूसरी कॉपी जो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर है वो इसकी एलील है। इस जीन की जो दूसरी कॉपी है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो इसकी एलील है, ये इसकी एलील है, ये इसकी एलील है, यानी कि ये दो बहनें हैं, ये दो फीमेल्स हैं, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये फीमेल इसकी बहन है और ये फीमेल इसकी बहन है, ये एक दूसरे की बहनें हैं मगर हैं ये फीमेल, ये हैं जीन, ये दोनों हैं जीन मगर एक दूसरे की क्या हैं, बहनें, अलील हैं। तो एक अलील ए और दूसरी अलील बी ए है, एक जैसी है, लेकिन बात बात ये होता है कि एक में म्यूटेशन होती है, उसे वो रिसेसिव फॉर्म में जाती है, ये ए स्मॉल और ये ए, उसमें थोड़ी म्यूटेशन हो चुकी, वो स्मॉल ए है और ये लार्ज है, ये एक जैसी लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। सी ट्विन, ट्विन में भी थोड़ा चेंज आ गया। तो, जब आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करनी होती है, इसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट की, तो फिर क्या होता है कि जो बड़ी वाली एलील है ना, जो बड़ा कैपिटल है, ए वर्ड डिजीज को शो करेगा। जब रिसेसिव की बात करेंगे तो, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में बड़ा कैपिटल, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैपिटल जो ए है वो म्यूटेंट म्यूटेंट एलील को शो करेगा।
और जो नॉर्मल होगी वो स्मॉल से शो करेंगे। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें जो म्यूटेंट है वो छोटे को म्यूटेंट को स्मॉल ए से शो करेंगे और जो नॉर्मल है उसको लार्ज ए से। इसकी समझ आई? ये बात जो मैंने बताई है तो थोड़ा सा फर्क है। डोमिनेंट में कैपिटल म्यूटेंट बड़े कैपिटल ए को म्यूटेंट कह रहे हैं और रिसेसिव में स्मॉल ए को म्यूटेंट कह रहे हैं और कैपिटल को नॉर्मल कह रहे हैं। इधर हम बड़े ए को ऑटोसोमल डोमिनेंट में बड़े ए को नॉर्मल वो म्यूटेंट कह रहे हैं और स्मॉल ए को नॉर्मल कह रहे हैं। जब आप ये इसे कहते हैं पुनेट स्क्वायर, इसमें हम मालूम करना होता है रिकरेंस रिस्क। रिकरेंस रिस्क मालूम करना होता है। रिकरेंस रिस्क मालूम करना होता है आपने। पहली बात, रिकरेंस रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस अ जेनेटिक डिजीज। ये रिकरेंस रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस अ जेनेटिक डिजीज। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो डिजीज उसको हो, इसे कहते हैं रिकरेंस रिस्क। तो इसको मालूम करने के लिए आपने पुनेट स्क्वायर बनाना होता है। PUNNSQUARE। पुनेट स्क्वायर बनाना होता है आपने। और ये वाला है। अगर एक जो मदर या फादर उनमें से एक जो है वो हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब है अगर दोनों अलील, दोनों क्रोमोसोम पे अलील एक जैसी होंगी, कैपिटल ए, ये होमोजाइगस है। अगर एक पे बड़ा और दूसरी पे छोटा, एक पे म्यूटेंट और दूसरी पे नॉर्मल, तो ये हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस है, एक स्मॉल, ये सही वाला है, ये म्यूटेंट है, कैपिटल ए म्यूटेंट है। जबकि जो ये है मदर और ये है फादर, फादर सही है, मदर जो है ना वो नहीं सही है, ये स्मॉल है, यानी कि मदर को डिजीज है। तो अब क्या होगा? अब देखिए ए, ये वाला ये ए और ऊपर से ये ए और इधर से ए और इधर से ये और इधर से ये और ऊपर से और इस तरह इधर से ये और इधर से, तो ये बन गया आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर में कितने लोगों को डिजीज होगी? अगर एक अलील भी कैपिटल ए भी अगर अकेला भी होगा जहां वो डोमिनेंट होगा, वो डिजीज शो कर देगा। ये डोमिनेंट का मतलब ही ये है कि वो डोमिनेंट है, वो एक भी जहां आएगा वो ले जाएगा, वो उसे डिजीज काज कर देगा। तो ये वाले जो लोग हैं यहाँ कैपिटल ए आ गया है और ये डोमिनेंट है, तो 50% जो बच्चे हैं, 50% जो बच्चे हैं उनको हो जाएगी डिजीज, वो अफेक्टेड होंगे और 50% जो बच्चे हैं वो होंगे नॉर्मल। फिर उसके बाद है अगर ये हो कि मदर भी हेटेरोजाइगस है, यानी कि हेटेरोजाइगस का मतलब है कि उसे डिजीज है और फादर भी हेटेरोजाइगस है, इनको मोहब्बत हो गई है कि चलो दोनों एक जैसे हैं और तो दोनों जो है ना वो इन्होंने दोनों शादी कर ली। 50% अफेक्टेड, क्या मतलब? ये गलत बता रहे हैं आप, अफेक्टेड। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, ये ए ऊपर से ये ए और ए ए ए कैपिटल ए और ये ए और ऊपर वाला ए। अब देखिए कितने लोग अफेक्टेड हैं, यहां भी ये है और यहां भी ये, तो ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस, ये सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, कैरियर कोई नहीं होगा, अफेक्टेड होंगे, एक भी आगे तो अफेक्टेड है, ये सारे अफेक्टेड हैं, 75% अफेक्टेड लोग होंगे।
क्योंकि ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, 75% अफेक्टेड होंगे और सिर्फ 25% नॉर्मल। ये रिकरेंस रेट है, ये पुनर्ट केयर के थ्रू हमने इसको मालूम की है। और अब ये कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो उनका नाम हमने याद करना है। अब निमोनिक तो मैंने आपको बताना ही है ना। तो एक एमएनए था, कोई ऐसा एमएनए, इंडियन एमएनए की आपने एक वो की थी, एमएनए हग फीमेल, उसने हक किया हग फीमेल, तो एम से है आपका मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम एम से, और एन से है आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, और ए से है एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, और एच से है हंटिंगटन, और एफ से है फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलीमिया, फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलीमिया। ए से क्या है आपका मार्फन, और एन से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, ए से एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, एच से आपका हंटिंगटन, और एफ से है आपका फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलीमिया। फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोल का लेवल ज्यादा हो जाता है। और ये जो एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो है ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ए से आप एकॉन्ड्रोप्लेजिया भी याद कर लें। एकॉन्ड्रोप्लेजिया, तो ये आपने याद करना है। ये मैंने और भी हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बताइए। एमएनए मार्फन सिंड्रोम, एन से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ए से एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, और एकॉन्ड्रोप्लेजिया भी, एकॉन्ड्रोप्लेजिया भी, ए से हंटिंगटन डिजीज, और एफ से फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलीमिया। और ये प्रॉब्लम होता है अमूमन स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन, और इसमें जनरेशन, हर जनरेशन इन्वॉल्व होती है, मेल और फीमेल सब अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद है ऑटोसोमल रिसेसिव। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है वो होती है आपकी आमतौर पे जो लोग होते हैं ना, कजन मैरिज में ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कजन मैरिज में। और इस पेज पे जितनी भी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ऑटोसोमल रिसेसिव हॉरिजॉन्टल, इसमें जनरेशन स्किप होती है और मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट होते हैं। और ये आमतौर पे वो जीन होती हैं जो एंजाइम को कोड करती हैं, उन जीन की इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। एंजाइम, यहां स्ट्रक्चरल जीन थी, यहां एंजाइम वाली जीन है। और इसमें ये होता है कि कजन की मैरिज होती है, दोनों को डिजीज नहीं होती, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, लेकिन होते दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, यानी कि उनमें वो कैरियर है, दोनों कैरियर है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। शादी इनकी हो गई, और शादी होने के बाद जो इनका जो हुआ, मीटिंग हुई, तो फिर क्या हुआ, ए
मैंने कहा था ऑटोसोमल रिसेसिव में स्मॉल ए एबनॉर्मल है, लार्ज ए नॉर्मल है, स्मॉल ए एबनॉर्मल है, तो ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है। तो अब ए ए ए ये वाला ए ऊपर है, ये वाला ए और ये ए और इधर से ऊपर वाला है, यहां से ए और यहां से। तो देखिएगा अब जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं वो उस वक्त एक्सप्रेस करती हैं जब दोनों अलील जो है ना वो एबनॉर्मल हो। तो दोनों अलील एबनॉर्मल सिर्फ एक में है तो ये एक्सप्रेस कर जाएगी, यानी कि 1/4 जो बेबी हैं, 4 में से जो एक बच्चा है 25% चांस है कि उससे जो बच्चा है वो अफेक्टेड हो, उनका जो बच्चा है वो अफेक्टेड हो। बाकी ये कैरियर होंगे 2 जो नॉर्मल 3 हैं ये 3 नॉर्मल होंगे ना, ये वाले जो लोग हैं ये सारे नॉर्मल होंगे, अपेरेंटली नॉर्मल होंगे अपेरेंटली, लेकिन इनमें से 2 कैरियर हैं। 2 आउट ऑफ 3 जो हैं ये जो नॉर्मल हैं वो कितने हैं, नॉर्मल आपके हैं 3/4, यानी 3 बच्चे 4 में से 3 और 4 जो हैं ये नॉर्मल हैं, लेकिन 3 और 4 से 2 सॉरी हाँ सही है, और 50% कैरियर होंगे, यानी कि ये है ना ए ए ए ए तो इसमें 25% जो है ना वो रीअकरेंस रेट होगा और 50% जो है वो इसके कैरियर होंगे और 25% ये सही होगा, नॉर्मल होंगे 25%। इसकी समझ आइए आप लोगों को, जल्दी बताएं। डॉक्टर सिंधु सदफ को समझ आई है या कुछ, या किसी और को भी आई है? एक फीमेल थी, एक हेल्दी फीमेल है, एक हेल्दी फीमेल है, उसने जो पीएससी एग्जाम जो है ना, पीएससी एग्जाम होता है ना कोई, ये टीचिंग का एग्जाम है मेरे आई थिंक, उस हेल्दी फीमेल ने टीचिंग का ये जो एग्जाम है ना पीएससी ये पास किया, तो हेल्दी फीमेल ने पीएससी एग्जाम पास किया। तो हेल्दी से एज से आपका हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस और एफ से है आपका, सॉरी हेल्दी फीमेल नहीं है, ये हेल्दी वोमेन है, ये हेल्दी वोमेन है, हेल्दी क्या है, ये वोमेन है। फीमेल में और वोमेन में फर्क आ गया, यहाँ हेल्दी वोमेन है और वोमेन से विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज, और पी से है आपका पीकेयू, फिनाइल कैप्टन यूरिया, एस से आपका सिकल सेल डिजीज, और सी से है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ये याद रहेगा। अब हेल्दी वोमेन थी, उसने पीएससी एग्जाम पास किया है, तो हेल्दी से आपने हीमोक्रोमेटोसिस, डब्ल्यू से आपने विल्सन डिजीज, और पी से पीकेयू, एस से सिकल सेल डिजीज, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एग्जांपल हैं आपके ऑटोसोमल रिसेसिव की।
ये एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव की। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव दैट इज सदफ हेल्दी वुमेन बुक पढ़ के पीएससी पास किया। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, फेनिलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीटा थैलासीमिया भी। ठीक है जी। आगे है एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। तो एक्स लिंक रिसेसिव में एक जनरेशन स्किप हुई है, पहली वाली जनरेशन स्किप है, इसका मतलब है ये कैरियर थी मदर। तो इसमें ये होता है कि जो जीन म्यूटेंट जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है। यहाँ ऑटोसोमल में ये होती है कि म्यूटेंट जीन जो है वो ऑटोसोम पे होती है। एक्स क्रोमोसोम एक्स या वाई क्रोमोसोम हो सकते हैं, लेकिन एक्स क्रोमोसोम एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है वह एक्स और वाई हैं। तो ये एक्स लिंक का मतलब है कि एक्स के ऊपर होती है, जो काम खराब करने वाली है ना वो फीमेल है इधर। एक्स लिंक का मतलब है कि फीमेल कल्प्रिट है, उसके एक्स क्रोमोसोम की वजह से सारा काम खराब हो रहा है। और ऑटोसोम का मतलब ये है कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो 1 2 3 जितने भी हैं उनकी वजह, यानी कि 1 2 3 से लेके 22 तक जितने भी क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है। ठीक है, 44 ऑटोसोम है, उसके बाद एक एक्स होता है या दोनों एक्स होते हैं तो ये 46 बन जाते हैं। या फिर ये होता है कि एक एक्स एक वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम का एक जो पेयर है, ये 44 जो ऑटोसोम है। ऑटोसोम की वजह से जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव या डोमिनेंट है। और जो इन इसमें से जो एक्स क्रोमोसोम है वाई इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, जो मदर है वो जो है ना, जो एक्स क्रोमोसोम है वो कर रही है, ट्रांसमिशन हो रही है। चलें जी, एक्स लिंक डोमिनेंट, जो एक्स लिंक डोमिनेंट है उसमें जो एक्स लिंक रिसेसिव है, इसका मतलब है स्मॉल एक्स म्यूटेट होगा और लार्ज एक्स सही होगा। रिसेसिव है ना, तो स्मॉल एक्स म्यूटेंट होगा। तो इसको करें आप, एक्स ये लार्ज एक्स है, मेल सही है, ये एक्स 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 और ये लार्ज एक्स कैपिटल। कितने लोगों को डिजीज होगी बताएं, कितने % लोग अफेक्टेड होंगे, जल्दी करें। ये फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है। ये वाला एक्स जो है ना ये म्यूटेंट है। देखें, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये एक बात बताई हुई है कि जो एक्स लिंक रिसेसिव है वो स्मॉल दोनों होंगे तो फिर वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक स्मॉल है और एक लार्ज, जो सही वाला है वो रिसेसिव फॉर्म में जरूरी है कि दोनों रिसेसिव हों, दोनों छोटे हों तो फिर डिजीज एक्सप्रेस होती है। ओवरऑल अगर इस देखते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल आपके सिर्फ और सिर्फ 25% लोग अफेक्टेड होंगे ओवरऑल। और अगर आप सिर्फ उसके बच्चों को उसके सन को देखें तो 50% सन अफेक्टेड होंगे। लेकिन ओवरऑल देखें
ओवरऑल तो 25% चांस है कि उधर डिजीज हो, और जितने भी डिजीज वाले होंगे सारे के सारे मेल होंगे, कोई फीमेल को डिजीज हो ही नहीं सकती इधर। देखें ये वाली फीमेल, ये वाली जो फीमेल है, ये फीमेल को एक स्मॉल एक्स है मगर एक लार्ज कैपिटल एक्स है, और कैपिटल एक्स सही है तो फीमेल को डिजीज नहीं होगी, मगर ये फीमेल कैरियर जरूर है, ये ट्रांसमिट करेगी आगे। देखें जी दोबारा, ये थी फीमेल जो मुनाफ है मगर अंदर से सही नहीं है, एक एक्स वैसे फिनोटिपिकली सही है लेकिन अंदर से सही नहीं है, मुनाफिक बनी हुई है ना, एक्स लिंक्ड से एक क्रोमोसोम इसका खराब है, रिसेसिव है, और जो बेचारा मेल था वो सही था, तो इन्होंने शादी कर दी कि फीमेल भी सही है लेकिन अंदर से वो सही नहीं है, तो नॉर्मल मेल जो है उसकी शादी हो गई। अब एक्स एक्स कैपिटल कैपिटल नॉर्मल है, कैपिटल कैपिटल नॉर्मल है, वाई के साथ नॉर्मल है, ये जो एक्स है और देखें ये यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, यहां ये फीमेल में ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता स्मॉल एक्स, क्योंकि उसका जो लार्ज एक्स है वो उसका डोमिनेंट है, कैपिटल एक्स डोमिनेंट है, इसलिए ये फीमेल कैरियर है क्योंकि इसके पास, और ये वाला जो एक्स है इसके साथ उसका कॉम्पिनेंट कोई है ही नहीं, ये अकेला है और अकेला ही एक्सप्रेस करेगा, इसको कोई, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये अफेक्टेड होगा। समझ आई इसकी कि फीमेल कैरियर क्यों है और ये मेल अफेक्टेड क्यों है? जल्दी बताएं ना। क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए जरूरी था कि ये दोनों एक्स होते तो फिर इस फीमेल एक्सप्रेस हो सकता था, यहां तो एक एक्स भी आ गया तो वो एक्सप्रेस करेगा क्योंकि उसको दबाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो अब देखें जो टोटल टोटल ओवरऑल ओवरऑल देखें तो सिर्फ 25% जो लोग हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, और बाकी सारे के सारे ठीक हैं, ये ठीक है 75%, अपेरेंटली ठीक है, लेकिन इसमें से ये कैरियर है, ये फीमेल कैरियर है इसमें से। अगर आप बात करें सन की तो सन ये है टोटल, और इन सन में से हाफ जो है वो सही है 50%, और 50% जो बेटे हैं वो अफेक्टेड हैं, 50% बेटे जो हैं, ये बेटे हैं ना, बेटे अफेक्टेड हैं, और ये बेटे, ये 50% सही है और 50% अफेक्टेड हैं। अब बात ये है कि होता ये अब ये फीमेल जो कैरियर है ये फिर आ गई, इसकी फिर इनकी, इससे जो भाई था ये इसका भाई है, इसका भाई जो है वो अफेक्टेड है, और जो फीमेल है वो कैरियर है। अब इसकी शादी हो गई किसी और से, किसी और की जिंदगी इसने सही करनी थी, हैं, सही करनी थी ना इसने, किसी और की जिंदगी में ही आ गई, और खूबसूरत तो ये थी लेकिन उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन उनको अभी नहीं पता, तो ये जो मेल है ये बेचारा ठीक है, ये मेल ठीक है, जब शादी हो गई तो ये जो एक्स है, जो ब्लैक वाला एक्स है,
जो डिजीज एक्स है, ठीक है, बाकी सब ठीक, बाकी बाकी ऊपर से वाई आएगा वो ठीक है, ऊपर से एक्स आएगा वो भी ठीक है, और ये एक्स और ऊपर से एक्स, ये एक्स और ऊपर से एक्स। फिर इसने जो है ना जहन्नुम फिर इसने अपना काम कर दिखाया। ये ले जी, ये शाहकार मुस्तफा का हिसाब लगाएं, ये कह रहा है मुझे कि सर आपकी शादी किससे होगी। चलें जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा देखें जी, मजाक अपनी जगह आप देख लें, अब सीरियस हो जाए थोड़ा सा। ये देखें जी, इसमें फिर वही हिसाब होगा कि इधर डिजीज एक्सप्रेस होगी बस सिर्फ 25% में, बाकी सब ठीक होंगे, बाकी सब ये कैरियर है मगर ये सही है जिस तरह ऊपर था, ओनली 25% सही है, अफेक्टेड है, 25% अफेक्टेड है। तो जब इस सिनेरियो आपको आता है ना, सिनेरियो आता है, वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि हीमोफीलिया इसकी एग्जांपल है कि एक बच्चे को हीमोफीलिया है, उसको जब वो एक्सट्रैक्शन करवाता है तो उसको ब्लीड होता है, ये होता है, फलां होता है। तो जब उसकी माँ से पूछा गया, ये उसकी माँ है ना, ये वाली माँ है उसकी, जब माँ से पूछा गया कि जी आपके खानदान में किसी को ये ब्लीड होता था, तो उसने कहा हाँ मेरा एक भाई था, उसको भी ब्लीड होता था, उसको भी जब एक्सट्रैक्शन करवाता था तो उसको ब्लीड होता था। ये जो बच्चा है, ये बेबी जो है, ये अपनी जब डॉक्टर पूछेगा ना, ये डॉक्टर के पास आई है, डॉक्टर के पास आई है, तो डॉक्टर ने पूछा खानदान में किसी और को होता था इस तरह ब्लीड, उसको एक्सट्रैक्शन करवाने पे कोई ब्लीड होता था, तो ये मां बताएगी हाँ मेरा भाई था, उसको भी ब्लीड होता था। समझ आई इसकी, कि ये उसके मामू को भी उस तरह की डिजीज होगी। ये बच्चा कहेगा मेरा जो मेरा मेटरनल अंकल है, मेटरनल अंकल, उसको भी इस तरह एक्सट्रैक्शन करवाने पे, दांत निकलवाने पे ब्लीड होता था, रुकता नहीं था। मेरे ख्याल में अब ये इस तरह का जो ये जो एग्जाम्पल है, ये आपके जहन में, ये जो हेयर फॉल है, ये वो पोलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो मेल इफेक्ट हो रहा है और मामू जो था वो भी इफेक्ट हो रहा है। अब इसकी किसी को समझ ना आई हो, समझ आ गई है ना सबको, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लोगों को आमतौर पे डॉक्टर्स को भी समझ नहीं होती इसकी। समझ है, समझे आपके नहीं समझे। अगर इस तरह हो, ये था आपका, अब मेल को डिजीज करते हैं, ये मेल था, अब मेल बेचारा बचा हुआ है ना, इसको भी उड़ाते हैं हम अब, और उसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। ये उसके पास वाई क्रोमोसोम है, और जो फीमेल है वो ठीक है, सॉरी ठीक, ठीक को हम लिखते हैं कैपिटल से, जो सही वाला है वो कैपिटल से। तो ये डिजीज वाला ऊपर से है एक्स, बाकी एक्स,
एक्स एक्स वाई, ये वाला एक्स इस लाइन में, ये वाला एक्स और ऊपर से वाई आया, इस लाइन में ये वाला एक्स ऊपर से वाई। बताएं इसमें कितने लोग अफेक्टेड होंगे? मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, कितने लोगों को डिजीज होगी? देखें किसी को, कितने लोग अफेक्टेड होंगे? मेल, ये वाला एक्स जो है ना ये एबनॉर्मल है, ये एक्स एबनॉर्मल है। किसी को भी डिजीज नहीं होगी। ये है, ये होता है ज़र्फ, ये होता है हौसला। मेल के पास ज़र्फ होता है, हौसला होता है, वो ट्रांसमिट किसी को नहीं कर रहा, वो खुद अफेक्टेड है मगर उसने किसी को ट्रांसमिट नहीं किया। 0% लोग उसमें होंगे। मेल खुद अफेक्ट हो रहा है मगर किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा। मगर और जो फीमेल है देखें, मगर फीमेल ये कैरियर जरूर है, ये जो येलो है ये बॉक्स कैरियर है, इसमें एक एक्स जो है ना ये खराब है, और ये सारी की सारी बहनें 100% जो उसकी बेटियां हैं वो सारी कैरियर होंगी। उसने अपनी विरासत, इतना हौसला खुद इफेक्ट हो गए, सारी की सारी विरासत बेटियों को दी है, बेटियों से मोहब्बत है ना उसको, जो अपनी डिजीज की सारी विरासत थी वो बच्चियों को दी है, बेटियों को। तो 100% जो जो वो जो उसकी डॉटर हैं वो कैरियर हैं, सारी की सारी। और जो बेटे हैं, बेटे सारे के सारे नॉर्मल हैं, बेटे से सारे के सारे नॉर्मल। उसने कहा बच्चों को, बेटों को कुछ भी नहीं देना, सारा का सब कुछ जो देना है अपनी विरासत देनी है। जो मैं इफेक्ट हुआ हूं तो मेरी बेटियां ही इफेक्ट हो। जो मेरे पास जो मेरी दौलत है, जो मेरी दौलत है वो मेरी बेटियों को जाएगी। तो उसने अपनी सारी की सारी दौलत बेटियों को दे दी है, यानी कि जो इफेक्ट। अब ये सारी की सारी फीमेल है कैरियर। अब इन कैरियर फीमेल की किसी और से शादी हो गई, और ये शादी हुई, ये कैरियर फीमेल है, 1x उसका खराब है और एक दूसरा सही है, ठीक है, ये उसका सही एक्स है, ये एबनॉर्मल है। तो देखें ऊपर जो मेल था वो सही है, तो एक्स 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 वाई, ठीक है, ये स्मॉल एक्स ऊपर से लार्ज एक्स और ये स्मॉल एक्स ऊपर से वाई। तो अब कितने % लोग अफेक्टेड होंगे? सिर्फ ये वाला एक्स जो है यही इफेक्ट होगा ना, बाकी सारे सही हैं। तो ये जो बेटा है, जो सन है, वो अफेक्टेड होगा क्योंकि फीमेल कैरियर है, तो इसको अगर हीमोफीलिया है, तो ये कहेगा, इससे पूछा जाएगा, डॉक्टर के पास आएगा हीमोफीलिया, डॉक्टर पूछेगा उसकी मदर से कि आपके खानदान में किसी और को था ये, तो वो कहेगी हाँ हाँ मेरे अब्बा को था, हाँ हाँ। जो हीमोफीलिया डिजीज है इसके नाना को भी थी, ये बच्चा खुद ही कहेगा मेरे नाना को भी इस तरह की, वो जब कोई डिजीज होती थी ना, जब वो कोई एक्सट्रैक्शन करवाते थे, जब कोई वुंड होता था तो खून नहीं रुकता था, हीमोफीलिया था उसको भी। समझ आई इसकी कि ये जो है ये सन की जो मदर उससे, डॉक्टर उसकी मदर से हिस्ट्री लेगा तो इसकी मदर बताएगी हाँ हाँ मेरे मेरे अब्बा को भी ये था। मेरे अब्बा को भी ये था।
और ये बच्चा कहेगा हाँ मेरे नाना को भी इस तरह की डिजीज थी। बच्चों इसकी समझ आई? बच्चे तो आप लोग नहीं हो अभी, लेकिन समझ आई? तो याद रखेंगे इन्हीं के, मैंने क्या बताया है कि याद रखने का तरीका क्या कि बाप ने किसको ट्रांसमिट की है? बेटी को, और बेटी ट्रांसमिट करती है बेटे को। तो बाप को बेटी से मोहब्बत है और बेटी को बेटे से, बाप को बेटी से और बेटी को बेटे से मोहब्बत है। तो खैर बात ये है जो आपने चीजें याद करनी है कि सर्कमसिजन का सिनेरियो आता है और आता है सिनेरियो आपका टूथ एक्सट्रैक्शन का, टूथ एक्सट्रैक्शन का, जिसमें उसको ब्लीड होता है और उससे फिर हिस्ट्री ली जाती है और वो बताता है कि मेरे नाना को भी यही डिजीज थी। मुझे ये बताएं, सानिया पूछ रही है सर ये डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि ये एक्स रिंग रिसेसिव है या एक्स रिंग डोमिनेंट है, ये किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? तो वो तो आपका हर जनरेशन में तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जनरेशन स्किप हो रही है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। जी अच्छा, आपने एक्स लिंक डोमिनेंट को छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब यह है कि इसका नाम याद करें और इसकी एग्जांपल याद करें। एस्पेरिजाइल सिंड्रोम इसकी एग्जांपल है, एल्पर्ट सिंड्रोम इसकी एग्जांपल है, और हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट इसकी एग्जांपल है। ये बस इसका आपने याद करना है और बाकी जो उसका स्क्वायर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको जो आएंगे वो यही आएंगे। ये रेयर डिजीजेज हैं, एस्पेरिजाइल सिंड्रोम, एल्बर्ट सिंड्रोम, और ये इसकी एग्जांपल सिर्फ यही इतनी याद करने काफी है। जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है ये इंपॉर्टेंट है और टाइम भी इंपॉर्टेंट है। और इसका ये होता है कि फीमेल को डिजीज होगी और उसके सारे बच्चों को डिजीज होगी। जब मेल को डिजीज होगी तो कोई किसी बच्चे को डिजीज नहीं होगी। देखें फिर भी इस बात का अंदाजा लगाएं, खुद डिजीज है मगर किसी को ट्रांसमिट नहीं करेगा। मगर मदर को होगी तो मदर कहेगी अब मैं हर एक बच्चे को दूंगी, हर एक बच्चे को, इतनी मोहब्बत है कि अपनी डिजीज भी हर एक बच्चे को दूंगी। तो मदर को अगर डिजीज हो गई तो सारे बच्चों को डिजीज होगी। वजह क्या है? वजह यह है मेल क्यों नहीं देता डिजीज? जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है वो मेल से ट्रांसमिट क्यों नहीं होती? क्योंकि जब मेल का जो वो है ना, जो उसका स्पर्म है, स्पर्म से जो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया वो लॉस हो जाते हैं, उसके माइटोकॉन्ड्रिया लॉस हो जाते हैं, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, वो आपका अपना सब कुछ कश्तियां जला के निकला होता है। तो स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते और इसलिए क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेड है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके है ही नहीं स्पर्म के, तो स्पर्म जाएगा एग के पास, जबकि एग के पास उसका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्योंकि इसकी जीन जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हो रही है, तो स्पर्म के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया थे ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के सिर्फ मदर के पास हैं, तो मदर ही इसको ट्रांसमिट कर सकती है और फिर हर एक को ट्रांसमिट करती है। ये मदर हैज मिटो, मदर मोटो थी, माइटोकॉन्ड्रियल। तो देखें, तो इसलिए मदर को डिजीज होगी तो सबको डिजीज होगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू मदर, ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड फीमेल मे शो साइन ऑफ डिजीज, वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है प्रोपोर्शनल टू इवन विद इन फैमिली टू हेटेरोप्लाज्मी। असल में होता ये है कि जब मदर ट्रांसमिट करती है ना, तो जो ये एक पर्सन है, ये बबलू सा, इसके इसने मदर से जो माइटोकॉन्ड्रिया लिए हैं, कुछ उसके माइटोकॉन्ड्रिया ठीक हैं, कुछ उसके माइटोकॉन्ड्रिया एबनॉर्मल हैं,
कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो सही जीन वाले हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो उसने मदर से लिए हैं वो एबनॉर्मल जीन वाले हैं, कुछ सही हैं। तो जो दूसरा बेटा है वो भी उसके पास उसने भी मदर से माइटोकॉन्ड्रिया लिए हैं, लेकिन उसके ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया सही जीन वाले हैं, लेकिन थोड़े एबनॉर्मल भी हैं। तो सिवियरिटी इसकी ज्यादा होगी इसमें, क्योंकि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो डिजीज वाले हैं। तो इसमें जो एक्सप्रेशन होता है डिजीज का वो वेरिएबल होता है। हो सकता है कि इस बच्चे की डिजीज बहुत सवियर हो और उस बच्चे की डिजीज जो दूसरा बच्चा है उसकी डिजीज इतनी सवियर ना हो। तो ये क्यों होता है? ये इसे कहते हैं हेट्रोप्लाज्मी। हेट्रोप्लाज्मी क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्रांसमिट होते हैं उनके जो नंबर है एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया वो बच्चों में डिफरेंट रेशो से ट्रांसमिट होते हैं, कुछ में ज्यादा है, किसी बच्चे में एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है और किसी बच्चे में कम है। जिनमें ज्यादा होंगे उनको सीवियर डिजीज होगी, जिन बच्चों में एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे उनमें डिजीज इतनी सीवियर नहीं होगी। इसलिए वेरिएबल एक्सप्रेशन होगा इवन विद इन फैमिली ड्यू टू हेट्रोप्लाज्मी। हेट्रोप्लाज्मी का मतलब क्या है कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया लिए हैं एक बच्चे में कुछ थोड़े खराब वाले थे, दूसरे बच्चे में ज्यादा एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। जी ये छुट्टी होने लगी है, बस इसे खत्म करने लगे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो माइटोकॉन्ड्रिया मायोपैथी होगी इसमें डिसऑर्डर है जिसमें मायोपैथी मसल का प्रॉब्लम होता है, जिसमें मायोपैथी मसल प्रॉब्लम होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, जिसमें सीएनएस का प्रॉब्लम होता है, सीएनएस का प्रॉब्लम होगा, मिलाज होगा, मिलाज से एम से है माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, ब्रेन उसका खराब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी होगी, मिलाज एम ई से मिलाज, एल से है लैक्टिक एसिडोसिस और फिर एल से लैक्टिक एसिडोसिस होगा और एस से स्ट्रोक। तो मीलाज मीलाज एम ई ये उसको माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी ब्रेन का प्रॉब्लम होगा। एल से है लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस होगा। एस से स्ट्रोक, उसको स्ट्रोक होगा। मीलाज माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, एस से स्ट्रोक, ये उसको डिजीज उसको ये प्रॉब्लम होंगे उसके बच्चों को ड्यू टू फेलियर। ये क्यों होगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किसमें होती है? ईटीसी किसमें चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही एबनॉर्मल, तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। मसल बायोप्सी करने पे आपको ये एमसीक्यू है, रेड फाइबर मिलेंगे ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया इन द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर। जो मसल फाइबर होंगे वो आपको मिलेंगे रेड फाइबर मिलेंगे। क्यों? ये जो सार्कोलीमा जो मसल मेम्ब्रेन है उसके नीचे आपको माइटोकॉन्ड्रिया एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया अकोमुलेट हुए होते हैं। किसके नीचे? मसल की जो सार्कोलीमा है उसके नीचे, इसलिए आपको रेड फाइबर नजर आएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया सब सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर। उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर इसको हो रहा है मायोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस और सीएनएस प्रॉब्लम, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये क्या होती है? सेल डेथ इन ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक, ये आपकी आईज है और इसके पीछे ऑप्टिक नर्व आ रही है, इसके जो न्यूरॉन है वहां की सेल डेथ हो जाती है। ये आई है आपकी, इसके न्यूरॉन की सेल डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, सेल डेथ इन द ऑप्टिक नर्व न्यूरॉन, सब एक्यूट बाइलेटरल विजन लॉस, जिससे बाइलेटरल दोनों तरफ की जो आई है उसका विजन लॉस हो जाएगा इन टीनेजर, छोटी उम्र भी हो जाएगा। 90% ये मेल में, 90% ये जो होता है लॉस वो मेल में होता है और ये परमानेंट होता है। तो ये मदर जो है ये बेटे को परमानेंटली ब्लाइंड कर गई है, परमानेंटली बेटे को ब्लाइंड कर दिया इस मदर ने। तो इसमें मीलाज
माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, LA लैक्टिक एसिडोसिस, S से स्ट्रोक, और फिर उसके दोनों आइज उड़ा के रख दी हैं क्योंकि जो नीचे ऑप्टिक नर्व है उसके जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो चुके। ठीक है बच्चों, ठीक है।